गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने अभिव्यक्ति और माध्यम से दूसरा लेसन लेकर के आए हैं। पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप, यानी पत्रकारिता जो लेखन है उसके विभिन्न रूप कौन कौन से हैं, उनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पत्रकारिता लेखन की परिभाषा बताएंगे। सभी बच्चों के पास अपनी नोटबुक और पेन होना चाहिए ताकि आप ये दिए गए जो परिभाषा वगैरह उनके निर्देश हैं उनको साथ साथ अपनी नोटबुक पर लिख लें। पत्रकारिता क्या है? जैसे कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था, समाचार पत्र अथवा जनसंचार माध्यमों में कार्य करने वाले पत्रकार अपने पाठकों, दर्शकों तथा श्रोताओं तक सूचनाएं भेजने के लिए जिन विभिन्न तरीकों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम पत्रकारिता लेखन के विभिन्न रूप कहते हैं। पत्रकारिता लेखन के कितने प्रकार हैं? पत्रकारिता लेखन पत्रकारिता लेखन के कितने प्रकार हैं? पत्रकारिता लेखन के तीन नंबर 1 पूर्णकालिक पत्रकारिता, नंबर 2 अंशकालिक पत्रकारिता, नंबर 3 स्वतंत्र पत्रकारिता। नंबर 3 स्वतंत्र पत्रकारिता। अब यहाँ पर जो पत्रकारिता के प्रकार हैं, जो पत्रकारिता लिखते हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले है पूर्णकालिक पत्रकारिता। इसकी डेफिनेशन में, इस लेखन में पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए नियमित रूप से वेतन प्राप्त करते हुए लिखता है, यानी ये जो पत्रकारिता है ये वेतन भोगी है। दूसरा है अंशकालिक पत्रकारिता। अंशकालिक पत्रकारिता जो होती है वह लेखन जिसमें किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर पत्रकारिता की जाती है। नंबर 3 स्वतंत्र पत्रकारिता। स्वतंत्र पत्रकारिता यह लेखन जिसमें स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखा जाता है। अब पत्रकारिता के जो प्रकार हैं हमने आप पर यहाँ बताया है कि वो कितने प्रकार हैं। पूर्णकालिक जो पत्रकारिता है हमारी, जो पत्रकार किसी समाचार संगठन में नियमित रूप से काम करते हैं उनको पूर्णकालिक पत्रकारिता कहते हैं। अंशकालिक कुछ मानदेय के लिए किया जाता है और स्वतंत्र रूप से किसी संगठन से जुड़कर जो अपने विभिन्न समाचारों के लिए भुगतान का कार्य करते हैं उन्हें अंशकालिक पत्रकारिता कहते हैं। अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखे जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातें बताइए।
ध्यान में रखे जाने वाली अच्छे लेखन के लिए ध्यान में रखे जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करें। अच्छे लेखन के लिए सबसे पहले भाषा स्पष्ट, अच्छे लेखन के लिए उसकी भाषा सरल, सहज और स्पष्ट होनी चाहिए ताकि श्रोताओं को सभी बातें समझ में आ जाए, वो प्रत्येक समाचार का लाभ उठा सके। नंबर 2, समाचारों के अंदर जो वाक्य होते हैं वो छोटे होने चाहिए। छोटे वाक्य जो होते हैं वो सारगर्भित होते हैं। बड़े वाक्यों के ओर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। जो बात कहनी होती है वो बात बीच में उलझकर रह जाती है। नंबर 3, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों की अपेक्षा यानी कि जो समाचार लिखे जाते हैं उनमें संयुक्त और मिश्रित वाक्यों की अपेक्षा सरल वाक्यों का प्रयोग होना चाहिए। सरल वाक्य श्रोताओं की जल्दी समझ में आ जाते हैं। नंबर 4, समाचारों के अंदर चौथा पॉइंट है सार्थक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि सार्थक शब्द श्रोताओं के मन पर अच्छी छाप छोड़ते हैं। उसके अंदर निरर्थक शब्दों का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। जब पुस्तक में पढ़ते हैं कि शब्द 2 प्रकार से, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ स्पष्ट होता है, और निरर्थक शब्द वो होते हैं जो वो उसके साथ में मददगार तो बन जाते हैं लेकिन वो अर्थहीन होते हैं। नंबर 5, अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से अनावश्यक समाचारों के अंदर अनावश्यक जो शब्द होते हैं उनसे बचना चाहिए। कोई भी ऐसा फालतू शब्द बीच में न ले जो समाचारों का जो गौरव होता है उसको वो नष्ट कर दे। इसलिए कहा गया है कि अनावश्यक शब्द जो होते हैं वो समाचारों के बीच में कभी भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। नंबर 6, आदर्श लेखन के लिए सुप्रसिद्ध
लेखकों की आदर्श लेखन के लिए सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं पढ़नी चाहिए, क्योंकि बहुत से लेखन जो है वो पत्रकारिता का काम करते थे। जब तक हम उनकी रचना नहीं पढ़ सकते तो तब तक भी हम यहाँ से इतना शुद्ध नहीं कार्य कर पाएंगे। तो सबसे पहले अच्छे लेखन के लिए हमें जो अच्छे राइटर हैं, लेखक हैं, उनके पत्रकारिता है, उन्होंने किसी समाचार पत्र को लिखा है या फिर किन्हीं पत्रिकाओं को लिखा है या बाल पत्रिकाओं को लिखा है, वो स्वतंत्र लेखन करते। तो इसलिए सबसे पहले अच्छे लेखन कार्य के लिए सुप्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं हमें पढ़ लेनी चाहिए। नंबर 7, लेखन में कसावट जरूर होनी चाहिए। लेखन ऐसा होना चाहिए कि शब्दों के साथ शब्दों का मेल खाते हुए, और वो इतनी ऐसी अवस्था में होने चाहिए श्रोताओं तक पहुँचते पहुँचते उनका जो अर्थ है या फिर उनकी जो भावना है उसको वो एकदम से आकर्षित करें। उनके अंदर कसाव होना चाहिए, शब्दों के अंदर इतना ढीलापन नहीं हो चाहिए कि अनावश्यक शब्दों को बीच में भर दिया जाए और श्रोता आपकी एंकर जो होता है उसकी बात से उब जाए, वो बात उसकी समझ में ना आए, क्योंकि उसमें अनावश्यक शब्दों का भरना लेखन की गरिमा को समाप्त कर देता है। नंबर 8, दूसरों को प्रभावित करने वाले दूसरों को प्रभावित करने की अपेक्षा अपनी भावनाओं अपनी भावनाओं अपनी भावनाओं, विचारों तथा तथ्यों को प्रकट करना ही उद्देश्य होना चाहिए। समाचारों के अंदर दूसरों को प्रभावित करने की अपेक्षा अपनी भावनाओं, विचारों तथा तथ्यों को प्रकट करना ही होना चाहिए, क्योंकि लेखन कार्य के अंदर व्यक्ति अपनी भावनाओं के सहारे, अपने विचारों के सहारे, अपने मन के अंदर उठने वाले जो तथ्य, जो विचार है, उनके सहारे पर बहुत अच्छा लेखन लिख सकता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये जितने बिंदु हैं आपको अभी बताए हैं, इन बिंदुओं को आप अच्छी तरह से याद करेंगे, और याद करने के बाद इसमें जो पॉइंट है आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख करके उनके आंसर अच्छी तरह से याद भी करते जाएंगे। इसमें आगे जब आप समाचार पत्र लिखते हैं तो विश्व तथा अपने आसपास घटित होने वाली घटनाओं, समाज और पर्यावरण पर भी दृष्टि डालनी चाहिए, क्योंकि लेखक में तथ्यों को जुटाने तथा किसी विषय पर गंभीरता से विचार करने का धैर्य होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लेखन को दोबारा पढ़कर उसमें
अशुद्धियों को दूर करना चाहिए। जब कोई लेखन लिख लेते हैं तो एक बार उसको फिर दोबारा से पढ़ें और पढ़ने के बाद जो उसके अंदर अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को निकाल देना चाहिए, तो तभी हमारा लेखन एक शुद्ध रूप से तैयार हो सकता है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन, समाचार लेखन के 6 ककारों का वर्णन करें। अब देखिए, कोई भी समाचार जब बनता है तो वो किस प्रकार से बनता है। यहाँ पर मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन समझाती हूँ, तो उस पर थोड़ा विशेष ध्यान देंगे। अब आपको देखना ये है कि यहाँ पर समाचार पत्रों के लिए जो 6 ककार होते हैं उनके विषय में बताते हैं। 6 ककारों से तात्पर्य समाचार में लेखन कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, क्यों, इन 6 प्रकार के जो पॉइंट हैं उनको ककार कहते हैं। इन्हीं ककारों के आधार पर किसी घटना, समस्या तथा विचार आदि से संबंधित खबर लिखी जाती है। ये ककार ही समाचार लेखन का मूल आधार होते हैं, इसलिए समाचार लेखन में इनका बहुत महत्व है। हम इन 6 ककारों को यहाँ पर स्पष्ट करते हैं। नंबर 1, कब। नंबर 2, कहाँ। नंबर 3, कैसे। नंबर 4, क्या। नंबर 5, क्यों। नंबर 6, कौन। यानी कि ये हमारे जो होते हैं वो 6 ककार होते हैं जो समाचारों के अंदर प्रयोग होते हैं। अब यहाँ पर है कब। यदि कोई आपके सामने घटना घट जाती है तो यहाँ पर क्वेश्चन आएगा, घटना कहाँ कब घटी। इसको आप कहेंगे दुर्घटना भी लिख सकते हैं। दुर्घटना कब घटी यानी कि कब हुई, तो इसका आंसर आता है यानी कि दुर्घटना 8 बजे हुई। उसके बाद इस ककार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है कि दुर्घटना कब हुई। इसके माध्यम से किसी घटना और समस्या के स्थान का चित्रण किया जाता है। उसके बाद है कि कहाँ घटी। यहाँ पर हम कहेंगे दुर्घटना कहाँ घटी। तो अब आपको ये पता है कि ये जो है ये क्वेश्चन मार्क यहाँ इनके लगेंगे। दुर्घटना कहाँ घटी तो क्वेश्चन है, यहाँ पर इसका आंसर बताएंगे कि करनाल में। करनाल में। उसके बाद आता है कैसे। दुर्घटना कैसे घटी।
दुर्घटना कैसे घटी, तो इसका आंसर आता है भिड़ंत की वजह से। ये दो बसें भिड़ जाना, दो गाड़ी भिड़ जाना, इसके बारे में आप अपने हिसाब से मुद्दा बना करके उसको प्रयोग कर लें। तो यहाँ पर है क्या कि घटना घटने का क्या कारण था। यहाँ कहेंगे गाड़ियों का तेजी से दौड़ना। जब दो गाड़ियां आपस में दोनों साइड से तेजी से दौड़ रही हैं तो दोनों वो आपस में टकरा गई और घटना घट गई। तो यहाँ पर जो आपको बताया है कि दुर्घटना का क्या कारण था, गाड़ियों का तेजी से टकराना। अब यहाँ पर आता है क्यों इस ककार के द्वारा समाचार के विवरणात्मक, व्याख्यात्मक तथा विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है। तो अब यहाँ पर क्यों दुर्घटना, यदि क्या और क्यों दोनों देखा जाए तो इनका आंसर एक ही बनता है, गाड़ियों का तेजी से टकराना। क्या हुआ, गाड़ियां टकरा गई, कारण था, क्या कारण था टकराना, क्यों जो दुर्घटना हुई वो क्यों हुई, क्योंकि गाड़ियों का तेजी से दौड़ना वो आपस में टकरा गई हैं, इसलिए यहाँ पर एक ही आंसर दोनों का बनता है। तो कौन, इस ककार को आधार बनाकर समाचार लिखा जाता है, यानी कि दुर्घटना में कौन इंजरी हुआ या फिर किसकी मृत्यु हो गई, तो वहां पर कह सकते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति को अधिक नुकसान हुआ है या उसकी गाड़ी वगैरह को नुकसान हुआ है। तो इस प्रकार के जो ककार हैं हमारे समाचारों में आते हैं। और उसी के बाद आता है आपका कि फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर और समाचार दोनों में क्या अंतर है। यदि आप इस फीचर के बारे में, वैसे आप पहले बहुत जानते हैं लेकिन चलो मैं बता देती हूँ, एक होता है फीचर और एक समाचार। ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन का कार्य भी होता है या उस पर ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। फीचर और समाचार में निम्नलिखित अंतर होता है। मैं यहाँ पर कुछ पॉइंट बता रही हूँ। फीचर का मुख्य लक्ष्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करता है, जबकि समाचार का मुख्य लक्ष्य पाठकों तक केवल सूचना देना होता है। नंबर 2, फीचर यह तात्कालिक घटनाओं से परिचित नहीं करवाता और जो समाचार होते हैं वो तात्कालिक घटनाओं से एक दूसरे को रूबरू करवाते हैं। नंबर 3, फीचर यह कथात्मक शैली में लिखा गया है और समाचार जो होता है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। नंबर 4, फीचर इसकी भाषा सरल, आकर्षक, रूपात्मक और मनमोहक होती है, जबकि समाचार की भाषा सरल और सहज होती है। नंबर 5, फीचर इसमें लेखक अपने विचार, भावनाएं तथा दृष्टिकोण को व्यक्त कर सकता है। समाचार में इसमें पत्रकार अपने विचार, भावनाएं तथा जो दृष्टिकोण उसका होता है उनको व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि समाचार पहले से ही लिख कर के तैयार कर लिए जाते हैं। नंबर 6, फीचर में समाचारों की अपेक्षा कम शब्दों का प्रयोग होता है और समाचारों में फीचर की अपेक्षा अधिक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, फीचर कल्पना पर आधारित होता है, जबकि समाचार तथ्यों पर आधारित होता है। अब बच्चों यहाँ पर जो आपको ये समाचारों का विभिन्न प्रकार के लेखन के रूप में जो बताया गया है, आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो भी ये आपको लिखवाया मैंने, एक एक पॉइंट आपकी उत्तर पुस्तिका पर लिखा होना चाहिए। इसके लिए यदि फिर भी आपको ये लगता है कि यहाँ मुझे मुश्किल हो रही है, तो आपकी जो पुस्तिका है आरोह,
उसके अंत में जाकर के देखिए अभिव्यक्ति और माध्यम, उसके अंदर आपको एक एक पॉइंट मिलेगा और उसी पॉइंट को आप अच्छी तरह से याद कर पाएंगे, क्योंकि आपकी +2 क्लास है। 6 मंथ आपके पहले वेस्ट होने को जा रहे हैं, तो 6 मंथ में बच्चों इतना मन लगा करके पढ़ाई करनी है कि आपको अपने पेरेंट्स का भी नाम रोशन करना है और लॉकडाउन में रहते हुए आप ये कारनामा करके दिखाएं कि आपका नाम गोल्ड अक्षरों में लिखा जाए। जब तक हम दूसरी वीडियो के साथ आएंगे तब तक आप इस काम को करिए। ओके।